नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 113वीं जयंती है। खबरों में खास में हम बात करने जा रहे हैं संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायकों की, जेपी के उन शिष्यों की जो आज बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। छात्रों और जनता के आंदोलन में जो मुख्य बात उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक सपना देखा था, संपूर्ण क्रांति का सपना, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का सपना, देश के नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का सपना। लेकिन आज करीब 40 साल बाद संपूर्ण क्रांति का यह सपना जैसे चकनाचूर हो चुका है। आज बिहार में विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश हो रही है तो खुद को जेपी का सबसे बड़ा शिष्य बताने वाले खुद उनके बताए रास्ते की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे सर, भाई कोई बन सकता है, चाय वाला बन सकता है तो पान वाला क्यों नहीं बन सकता? लालू यादव के डीएनए की जांच कराई जाए तो उसमें कहीं चारा का अंश दिखाई न पड़ जाए। जेपी के शिष्यों के ये तल्ख तेवर भले पक्ष में हो या विपक्ष में, साथ हो या विरोधी, बिहार चुनाव की हकीकत बने हुए हैं। जयप्रकाश नारायण वो शख्स थे जिनको गुरु मानकर कई नेताओं ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा की। जेपी वो शख्स थे जिन्होंने उस वक्त की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी से सीधे लोहा लिया और उनका सिंहासन हिला दिया था। जेपी वो शख्स थे जिनकी विचारधारा ने देश को कम से कम आधा दर्जन राजनीतिक दल दिए। लेकिन आज जेपी सिर्फ सियासी बयानबाजी में सिमट कर रह गए हैं। उनके ही शिष्यों ने जेपी को सिर्फ चुनाव के भाषणों तक सीमित कर दिया है। ये शिष्य कभी संपूर्ण क्रांति करने चले थे, देश बदलने चले थे। आज ये शिष्य संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायक हैं। संपूर्ण क्रांति का सपना देखा जयप्रकाश नारायण ने और उनके इन सपनों के साथ जुड़ते चले गए कई युवा। लेकिन ये संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायक क्यों रहे, जरा इस पर नजर डालते हैं। जाना पहचाना चेहरा है लालू प्रसाद यादव। गुरु मानते हैं जयप्रकाश नारायण को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। जेपी आंदोलन के साथ ये छात्र नेता के तौर पर ही जुड़ गए थे, उसी वक्त से इनकी राजनीति चली आ रही है। लेकिन हाल में ये क्यों जाने जाते हैं? चारा घोटाले के लिए सजा पाई, परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप इन पर लग रहा है। एक और चेहरा है जेपी आंदोलन का, वो है नीतीश कुमार। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के। पहले और अब का फर्क देखते हैं। नीतीश कुमार कहते नहीं थकते कि वो जेपी के शिष्य हैं, लोहिया के शिष्य हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीति को देखें, आज की राजनीति खासतौर पर बिहार चुनाव के दौरान, तो अब उन्हें अहंकारी नेता के तौर पर देखा जाता है। कई मौकों पर मौका परस्त राजनीति करते हैं, यह भी कहा जाता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिनके खिलाफ बोलते थे उनके साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। शरद यादव जेपी आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण चेहरा है, जेडीयू के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं। संपूर्ण क्रांति के सपने के साथ ये भी जुड़ गए थे और जेपी ने बकायदा इन्हें अपने पहले कैंडिडेट के तौर पर जबलपुर से लड़ने का मौका दिया था। लेकिन अब अक्सर बयानों की वजह से या विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। ये राजनीति हो गई है शरद यादव की। सुशील मोदी एनडीए का बड़ा चेहरा है, बिहार के वर्तमान चुनाव में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार के राज में। जेपी आंदोलन की पैदाइश है ये भी। जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानते हैं और छात्र नेता के तौर पर ये भी जेपी के आंदोलन से जुड़ गए थे। लेकिन वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के तौर पर चाहे अपनी दावेदारी मजबूत करना हो या फिर अपने विवादित बयानों को लेकर या मौका परस्त राजनीति को लेकर अक्सर आरोपों के घेरे में रहते हैं। ये सुशील मोदी की आज की राजनीति होगी। यह चेहरा भी भारतीय राजनीति के लिए बहुत परिचित है, रामविलास पासवान। वर्तमान में केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं और एलजेपी के अध्यक्ष हैं। युवा नेता के तौर पर ही लोकदल के महासचिव बना दिए गए थे। जयप्रकाश नारायण से जब जुड़े थे उसी वक्त इनमें काफी संभावनाएं देखते हुए इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन वर्तमान दौर में देखें तो इन पर भी मौका परस्त राजनीति करने का आरोप लगता है। परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप रामविलास पासवान पर अब लगता है।
रविशंकर प्रसाद केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री हैं, जाने माने वकील भी हैं, देश के बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी का बड़ा चेहरा भी माने जा रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान ये भी छात्र नेता के तौर पर संपूर्ण क्रांति के इस सपने के साथ जुड़ गए थे, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे भी दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए कोशिश करते हुए, जद्दोजहद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम बयानों पर सफाई देते भी नजर आते हैं। तो ये संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायक इसलिए हैं क्योंकि संपूर्ण क्रांति का सपना लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देखा था। उसके बाद इस सपने को ये लोग कहां लेकर जा रहे हैं, खासतौर पर अगर बिहार चुनाव को देखा जाए तो वहां पर जयप्रकाश नारायण और उनकी शिक्षा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। जेपी की संपूर्ण क्रांति के सिपाही लालू प्रसाद यादव का यह बर्ताव सिर्फ इस बात पर था कि भाषण देते वक्त उनका माइक कुछ खराब हो गया है। ये लालू का अंदाज हो सकता है, लेकिन सत्ता के करीब नेताओं का जनता के प्रति ये रवैया देख जेपी को कितना अफसोस हुआ होता है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अफसोस तो जेपी को इस बात का भी होता कि उन्होंने जिंदगी भर जिस राजनीति का विरोध किया, जिस राजनीति के खिलाफ देश के नौजवानों को एकजुट किया, आज भी वो उतनी ही ताकतवर है। बिहार के चुनाव में जेपी की संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायकों के बयान, उनका रवैया कुछ ऐसी ही कहानी कह रहा है। आपने जो शैतान वाली बात कही है चुनाव आने के बाद, आज जो कोई बोला है मेरे नाम से ही शैतान है, देखो ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। बिहार में तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है 1955 से भाई। अरे यहाँ तो प्रतिबंध पहले से है, 1955 से है, 60 साल पहले से प्रतिबंध। बिहार में हो रहे इस चुनाव के ज्यादातर नायक कभी जेपी के चेले रहे हैं। जेपी के आंदोलन ने ही उन्हें पहचान दी, संगठन दिया। सरकार में हो, सरकार को समर्थन दे रहे हों या फिर विपक्ष में, हर तरफ सिर्फ जेपी के ही चेले हैं। और इस बार बिहार चुनाव का स्तर भी देश देख रहा है। बात इतनी ही काफी नहीं, जेपी के नाम पर भी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खास तौर पर बीजेपी का आरोप है कि जेपी के दो शिष्यों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जेपी की मौत की जिम्मेदार कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जेपी और लोहिया और कर्पूरी जी जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और आज अपने आप को उनके अनुयायी कहने वाले लालू नीतीश, इन्होंने सोनिया गांधी से हाथ मिला लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो जिनकी पूरी जिंदगी गैर कांग्रेसवाद की नींव पर बनी हुई थी, वो नेता आज कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इस वक्त बिहार की सच्चाई यही है कि जेपी राजनीति में जिन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया गया था, वो आज और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। जेपी के शिष्यों ने भी उसे आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जेपी वंशवाद के खिलाफ थे, लेकिन संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायक इस चुनाव में भी अपने अपने परिवारों को बढ़ावा देने में जुटे हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटों को चुनाव मैदान में उतारा है। रामविलास पासवान भी अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी के ज्यादातर टिकट भी पासवान के करीबी रिश्तेदारों को मिले हैं। आज जब देश जेपी को याद कर रहा है, तो औपचारिकताएं इन नेताओं की तरफ से भी निभाई जा रही हैं। शायद जेपी की बातें सिर्फ याद करने के लिए हैं, निभाने के लिए नहीं। जेपी के मूवमेंट में 1974 में हमने हिस्सा लिया, उसके पहले हमें मेले भी थे, तो हमको लगा कि देश की दूसरी आज़ादी में हम भाग ले रहे हैं। बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार भी ऐसा घुन है जिससे कोई भी पार्टी बच नहीं सकी है। लालू यादव चारा घोटाले में अदालत से दोषी करार दिए जाने के चलते इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान रोज करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं। प्रचार पर कितना खर्च किया जा रहा है, इसकी कानून ने तो सीमा दी है, लेकिन जमीन पर इसका किस तरह पालन हो रहा है, सब देख रहे हैं। आज की सच्चाई को भुलाकर जब जेपी को याद करने की बारी आती है, तो सब एक सुर में बयान देने लगते हैं। इस बयानबाजी के बीच बिहार में आज राजनीति का सबसे अहम फैक्टर है जाति। चुनाव प्रचार के दौरान विकास का मुद्दा पीछे धकेल दिया गया है। सारे मुद्दों पर हावी हो गई है जाति। जब तबला बजेगा धीम धीम, तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठो दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। जेपी ने राजनीति को सेवा का जरिया माना था।
वो मानते थे कि पद हासिल होना ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अफसर और नेताओं को वो जनता का सेवक मानते थे, लेकिन आज जैसे उनके सपने का मजाक उड़ाया जा रहा है। सत्ता पाना ही राजनीति का पहला और आखिरी लक्ष्य हो गया है। कहीं सांप्रदायिकता फैलाकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, तो कहीं सांप्रदायिकता का डर दिखाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले जेपी आजादी के बाद भी सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने वाली शख्सियत थे। जेपी को सत्ता का मोह नहीं था और इसी वजह से उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद तक को ठुकरा दिया। लेकिन जब आजाद भारत की सरकार को उन्होंने अंग्रेजों की तरह ही दमनकारी और भ्रष्ट होते देखा, तो ऐसी आवाज उठाई कि सिंहासन हिल उठा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 जून 1975 को राष्ट्रकवि दिनकर ने जेपी के इरादों को बुलंद किया। जनता उठ खड़ी हुई। जेपी ने आह्वान किया कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सब इसी सिस्टम की देन है और इन्हें मिटाने के लिए इस सिस्टम को ही बदलना होगा, संपूर्ण क्रांति करनी होगी। इस विशाल सभा में जेपी ने ऐलान किया कि इंदिरा सरकार को गिरना ही होगा। आजादी के बाद के सबसे बड़े आंदोलन से इंदिरा गांधी इतनी घबराई कि उन्होंने जेपी को गिरफ्तार कर लिया था। मीसा कानून के तहत देश भर में 32,000 से ज्यादा लोग जेलों में ठूंस दिए गए। लोकतंत्र रक्षा दिवस के तौर पर जेपी को याद करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इमरजेंसी लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला थी। आजाद हिंदुस्तान में इस महापुरुष को जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ी है और ऐसे लोग, उनका गुनाह यही था कि उनके विचार अलग थे और इसलिए इन्हें जेलों के अंदर भिन्न भिन्न कारणों से बंद कर दिया जा रहा है। दरअसल इंदिरा गांधी की सरकार के काम को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ये अच्छी तरह समझ गए थे कि केंद्र सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती चली जा रही है। निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप साबित होने के बाद जेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी थी। इससे बौखलाई इंदिरा ने आपातकाल जैसा फैसला लिया, लेकिन तब तक जेपी की संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। इसी का नतीजा था कि 1977 में आपातकाल हटने के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जिस प्रकार से संकट आए उस प्रकार से कभी कभी सोना तपता है, ज्यादा निखरता है। इमरजेंसी में भारत का लोकतंत्र तपा और ज्यादा निखर करके उभरा है। जेपी की क्रांति का असर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के छोटे छोटे देशों तक पर पड़ा था। ये जेपी की संपूर्ण क्रांति का असर था कि 1977 के चुनाव में जनता आगे थी और नेता पीछे। हालांकि बाद के सालों में जेपी के शिष्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए उनकी बातों को भूल जाना बेहतर समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास। आज हम बात कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति के अधूरे नायकों की। जेपी के आंदोलन से निकला हर नेता खुद को उनका वारिस बताते हुए नहीं थकता, लेकिन इतने सालों में भी इन्हीं नेताओं ने जेपी के गांव और जेपी के घर की कोई सुध नहीं ली। देखिए जेपी के गांव सिताब दियारा से खास रिपोर्ट। मित्रों, ये पवित्र भूमि जयप्रकाश जी की जन्मस्थली है और दुनिया भर में जिन लोगों का लोकतंत्र में श्रद्धा होगा वो सभी लोगों के लिए एक यात्रा स्थली है, क्योंकि जयप्रकाश जी लोकतंत्र के प्रहरी थे, उसके पहरेदार थे। जेपी के गांव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जन्मदिन पर अमित शाह ने सिताब दियारा पहुंचकर लोकनायक को याद किया। वैसे इस गांव की सच्चाई इन तस्वीरों में छिपी है। लोकनायक के आंदोलन से निकले नेताओं के लगातार सत्ता में रहने के बावजूद जेपी का गांव सिताब दियारा और गांव में उनका घर प्रशासन की एक नजर पड़ने का इंतजार कर रहा है। ये जो घर आप देख रहे हैं उसमें कभी जेपी रहा करते थे। इस घर में रखी तमाम चीजें लोकनायक की मौजूदगी का एहसास कराती हैं।
जयप्रकाश नारायण की लिखी चिट्ठियां, उनकी लाइब्रेरी और उस कुर्सी को भी देख लीजिए जिस पर बैठकर लोकनायक खत लिखा करते थे। इस घर में उनकी यादों से जुड़ी दर्जनों चीजें हैं, लेकिन इनकी हालत बताती है हम अपनी विरासत को किस तरह सहेजते हैं। करके वही से आई जे देखे हो लिखले बा एक तेगु तो के काफी हो है लिखले बा अपना गांव प्रति ये प्रकाश जी। लोकनायक के इस गांव में 10 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश 2 बार और इलाके के सांसद राजीव प्रताप सिंह रूडी भी 2 बार आ चुके हैं। रूडी ने 1 साल पहले लोकनायक के गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद भी लिया। इसके बाद से जेपी के घर के सामने उनकी मूर्ति जरूर लग गई है, लेकिन मूर्ति का परिचय देने वाला शिलालेख पूरा है। घर के बगल में उनकी स्मृति में भवन का निर्माण भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन इस निर्माणाधीन भवन को लेकर भी राजनीति चरम पर है। कोई इसे सांसद की देन तो कोई इसे बिहार सरकार की देन बताने की कोशिश करता है। राजीव प्रताप रूडी के नजरों में ये आप देख सकते हैं कि ये भवन बन रहा है, ये उनकी देन है कि जिसके चलते 65 लाख के टेंडर में ये काम शुरू हुआ है कि जयप्रकाश जी की स्मृति में एक भवन बन रहा है। सिताब दियारा को किस तरह नजरअंदाज किया गया उसका एक और सबूत देखिए। जेपी के इस गांव में आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। छपरा शहर से निकलकर 20 किलोमीटर तक चलते हुए आपको राज्य की सीमा से बाहर निकलकर यूपी तक जाना पड़ता है और फिर यू टर्न लेकर बिहार में दाखिल होना पड़ता है। ये हालत आज तक बदल नहीं पाई है। ऐसे में सरयू और गंगा को मिलाने वाली नदी के किनारे बसे इस गांव का विकास कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। आलोक वर्मा, सिताब दियारा, IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं संपूर्ण क्रांति के दौरान जेपी पर लिखी गई धर्मवीर भारती की कुछ मशहूर पंक्तियों के साथ। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहे और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर ले। गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है।